जब बना लिया है इरादा ऊंची उड़ान का, जब बना लिया है इरादा ऊंची उड़ान का, तो फिर देखना फिजूल है कद आसमान का। वेलकम है आप सभी का। आज हम लोग अपने करंट अफेयर के तीसरे नंबर के पार्ट को कवर करेंगे। इससे पहले मैंने आपको 2 पार्ट कवर करा दिया है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों का कलेक्शन आपको दिया जा रहा है। अगर आपने इन सारे क्वेश्चनों को पढ़ा हुआ या कभी याद किया हुआ है तो आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपना प्रिपरेशन कर रहे होंगे। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन जो मैंने बोर्ड पर आपके सामने लिखे हुए हैं, आपके एग्ज़ाम में आने के पूरे चांसेस हैं। इससे पहले जो मैंने 2 वीडियो कवर करा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस उसमें भी मैंने कराए हुए हैं। ये जो क्वेश्चन मैं कलेक्ट करता हूँ आपके लिए, ये बहुत ही चुन के कह सकते हैं, बहुत ही सेलेक्टिव क्वेश्चंस आपके सामने लाए जाते हैं। आज मैं फिर आपको पार्ट 3 को कवर करा रहा हूँ। काफ़ी क्वेश्चनों को इसमें ऐड किया गया है। तो चाहे आप CHSL का एग्ज़ाम हाल फिलहाल के दिनों में देने जाएंगे 12 अक्टूबर से, चाहे आप SSC स्टेनोग्राफर के लिए, स्पेशल ये सीरीज़ तो आपके SSC स्टेनोग्राफर के लिए ही चल रहा है। ठीक है, तो इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। आज हम लोग का ये तीसरे नंबर का वीडियो है। ठीक है, ऐसे ही मैं आपके लिए छोटी छोटी ये वीडियोस लाता रहूँगा ताकि आपके करंट अफेयर के क्वेश्चंस फंसे। ठीक है, शुरुआत करते हैं। इस साइड में मैंने कोरोना से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं जो कि आपको जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं इन सारे क्वेश्चनों को। देखिए, पार्ट 3 कवर करना है कोरोना वायरस। आपको भली बात ही इस बात का पता है कि चीन के जो हुबेई प्रांत था, ठीक है, हुबेई प्रांत की राजधानी जो थी वुहान, वहाँ से कोरोना वायरस का उत्पत्ति कह सकते हैं या कह सकते हैं वहीं से कोरोना वायरस का जन्म माना जा रहा है। ठीक है, ऐसी सारी बातें चल रही हैं। ठीक है, तो आपको भी क्लियर हो गया होगा ये वुहान शहर से निकला हुआ कोरोना वायरस है। ठीक है, तो ये बातें आपको क्लियर हैं। अब देखिए, जो कोरोना वायरस से रिलेटेड क्वेश्चन आपको बन सकते हैं, आपको ये क्लियर रखना है कि भारत में किस राज्य में पहला नोटिस किया गया कोरोना का मामला, कहाँ पहली मृत्यु हुई, कौन सा ऐसा प्रांत राज्य बना जहाँ पे कोई केस ही नहीं है। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन आपके आने वाले दिनों के पेपर में देखे जा सकते हैं, उन बातों पे हम लोग चर्चा करते हैं। देखिएगा, पहला जो केस कोरोना का रजिस्टर्ड किया गया मामला आया, वो भारत के केरल राज्य में आया। ये बात आपको याद रखना है, बहुत ही अच्छा और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए हो जाता है कि कोरोना का जो पहला मामला आया था वो केरल राज्य में आया था। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि पहली मौत कहाँ दर्ज की गई थी। तो देखिए, यहाँ पे मैंने ऐड किया है कर्नाटक। ठीक है, कोरोना के संक्रमण से जो पहली मौत हुई थी वो कर्नाटक में हुई थी। ठीक है, ये भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। फिर आपके पास है कि भारत में कोविड-19 से लड़ने के लिए महामारी रोग अधिनियम बनाया गया था। उसे लागू कब किया गया था? लागू क्या किया गया था? महामारी अधिनियम 1897 में लागू किया गया था। यही महामारी एक्ट है। ठीक है, 1897। इस बात को भी आपको याद रखना है। आपसे पूछा जा सकता है कि महामारी रोग अधिनियम इनमें से कौन सा, तो हो सकता है आपको ईयर वगैरह दे दे, तो आपको उस वक्त अवेयर रहना पड़ेगा। ठीक है, 1897। आगे देखिए, महामारी घोषित करने वाला पहला राज्य किस राज्य ने, भारत के किस राज्य ने ये कहा कि ये महामारी है एक टाइप का। ठीक है, तो वो बातें आपको याद रखना है। यहाँ पे मैंने ऐड किया है हरियाणा राज्य। ठीक है, याद रखिए, हरियाणा राज्य ने पहली बार कहा कि ये महामारी का एक है। ठीक है, आइए इसी पे आगे हम लोग बात करेंगे। तो आपने देखा होगा कि इस चीज़ को जब स्टार्टिंग में पाया गया तो भारत के प्रधानमंत्री की तरफ से जनता कर्फ्यू का आह्वान किया गया। ठीक है, जिसको सब लोगों ने बहुत ही अच्छे तरीके से फॉलो भी किया। तो आपको याद रखना है कि ये जनता कर्फ्यू कब लगाया गया था? 22 मार्च को लगाया गया था। ठीक है, 22 मार्च को, दिन क्या था? रविवार था। ठीक है, जनता कर्फ्यू लगाया गया। आगे आप पॉइंट देखेंगे कि कोरोना से प्रभावित देशों को विश्व बैंक ने कितने पैसे मतलब कि सहायता राशि के रूप में दिए थे। तो यहाँ देखिए एक अमाउंट है, इस अमाउंट को आप ज़रूर ध्यान रखिए, पेपर में पूछा जा सकता है। ठीक है, कि कोरोना से प्रभावित देशों को विश्व बैंक ने कितने अरब डॉलर रुपए सहायता राशि दी? 12 अरब डॉलर। ठीक है, हर देश को दिया था। आगे देखिए, आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पहला मानव ट्रायल किसने किया? तो वो कंट्री है अमेरिका। ठीक है, तो ये जो कुछ कोरोना से रिलेटेड क्वेश्चन थे आपको जानना बहुत ज़रूरी है। यहाँ देखिए, मैंने कुछ ऐप और योजनाओं को ऐड किया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं ये ऐप और ये योजनाएं, क्योंकि ये कोरोना काल के दौरान लॉन्च किए गए अलग अलग राज्यों की तरफ से, जो कि कोरोना को पहचानने में, उसके संक्रमण को जानने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आइए देखते हैं कौन कौन सा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए, भारत के हर राज्यों ने, ठीक है, भारत के हर राज्यों ने, केंद्र शासित प्रदेशों ने, यहाँ तक कि भारत सरकार ने भी
कई अलग अलग तरीके की योजनाएं बनाई, कई अलग अलग तरीके के ऐप्स लॉन्च किए। तो उनमें जो महत्वपूर्ण है वो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। देखिए, एक जो कोरोना कवच ऐप लॉन्च किया गया था, ये भारत सरकार की तरफ से लॉन्च किया गया था, कोरोना कवच ऐप। नेक्स्ट आपके पास है ब्रेक द चेन अभियान, किस राज्य ने शुरू किया था? ये देखिए, बहुत चर्चा में आपने सुना होगा कि चेन को ब्रेक करना है ताकि कोरोना स्प्रेड होने से रुक जाए। इस ब्रेक द चेन का ऐप कहिए, अभियान कहिए, तो ये किस राज्य ने लागू किया था? तो वो केरल राज्य ने लागू किया था। ठीक है, फिर देखिए आपके पास एक बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट आपके लिए बन जाता है कि ऑपरेशन शील्ड या फिर 5T योजना। ठीक है, 5T योजना या ऑपरेशन शील्ड ये किस राज्य सरकार ने लागू किया या किस राज्य सरकार ने चलाया था? तो दिल्ली। इसका आंसर आपके पास क्या है? दिल्ली। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपके लिए याद करना बहुत ज़रूरी है। देखिए, ऑपरेशन नमस्ते भारतीय सेना द्वारा चलाया गया था। आपको देखा होगा आपने कि भारतीय सेना ने भी इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था। ठीक है, तो ऑपरेशन नमस्ते भारतीय सेना द्वारा चलाया गया था। बात करें अगर अपने यूपी और बिहार की, ठीक है, तो यूपी सरकार द्वारा आयुष कवच लॉन्च किया गया था। ठीक है, आयुष कवच याद रखिएगा, कोरोना से निपटने के लिए यूपी सरकार ने क्या किया था? आयुष कवच को लॉन्च किया था। आगे आपके पास बिहार सरकार का एक है जिसने संजीवन ऐप लॉन्च किया। ठीक है, तो संजीवन ऐप किसने लॉन्च किया? बिहार सरकार ने। आयुष कवच किसने लॉन्च किया? यूपी सरकार ने। आपने देखा कोरोना कवच किसने लॉन्च किया? वो भारत सरकार ने किया था। ब्रेक द चेन किसने किया था? केरल सरकार ने किया था। 5T या ऑपरेशन शील्ड किसने किया था? दिल्ली सरकार ने किया था। इतना ही मैंने लिखा है, एक छूट गया, ऑपरेशन नमस्ते भारतीय सेना द्वारा चलाया गया है ना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। पहली मौत कहाँ रजिस्टर्ड हुई? कर्नाटक में। पहला मामला कहाँ पे आया? केरल में आया। किस राज्य ने इसको महामारी घोषित कर दिया पहली बार? तो हरियाणा ने किया था। ये सारे क्वेश्चन आपके लिए आने वाले दिनों में इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो भी आप पेपर देने जाएंगे। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, मैंने 2 डेट्स लिए हैं। ठीक है, 2 डेट लिए गए हैं, उनके साथ उनका दिवस कब मनाया जाता है ये आपको पता चलेगा और इसकी थीम क्या है। बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा मैंने टच किया है इसका। ये क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं पेपर में, या तो आपसे दिवस पूछे जाएंगे या तो आपसे उसकी थीम पूछी जाएगी। तो देखिए, मैंने दोनों ऐड किया है। आपसे अगर कोई पूछे या पेपर में पूछे विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है, तो आपको डेट याद रखना है कि 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। आपसे पूछा जाएगा इसका थीम क्या है, तो आप इसकी थीम देखेंगे आई एम आई विल। ये देखिए थीम, आई एम आई विल। ठीक, ये बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछना ही पूछना है एग्जाम में, वो है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। हर बार पूछा जाता है, इस बार भी पूछा जाएगा। ठीक है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को। आपसे इसका थीम पूछा जाएगा, तो थीम आप क्या याद करेंगे? वुमेन इन साइंस। ठीक है, थीम इसका क्या है? वुमेन इन साइंस। ये बातें आपको याद रहेंगी। ठीक, इधर आते हैं। अब मैंने 2 बुकों को ऐड किया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं ये दोनों किताब, ये दोनों बुक, जो कि आपके पेपर में आ सकते हैं। ठीक है, जैसे वी आर डिस्प्लेस्ड, ये पुस्तक किसने लिखी है? तो इनका नाम आपको बहुत अच्छे से याद करना है, क्योंकि आपने देखा होगा कि एक वक्त में इन्हें शांति का नोबेल मिला हुआ था। ठीक है, तो नाम क्या है इनका? मलाला यूसुफजई। ठीक है, मलाला यूसुफजई ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? वी आर डिस्प्लेस्ड। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास पुस्तक है, देखिए माइंड मास्टर। इस पुस्तक को किसने लिखा है? बहुत ही इंपॉर्टेंट व्यक्ति कह सकते हैं, बहुत ही फेमस पर्सनालिटी, शतरंज की दुनिया में एक अलग नाम अपना रखने वाले विश्वनाथन आनंद ने लिखा था माइंड मास्टर। ठीक है भैया, क्लियर। अब थोड़ी सी और बातों को देख लेते हैं। इसमें मैंने एक स्टेडियम को ऐड किया है, उस स्टेडियम का नाम आपको याद रखना है। लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम किस राज्य में या किस जगह पे है? ठीक है, तो ये देखिए हैदराबाद, तेलंगाना। ठीक है, ये बात आपको याद रखना है कि लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम हैदराबाद, तेलंगाना। ठीक है, अब इसमें देखिए एक क्वेश्चन जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये भी बन जाता है कि ऑस्ट्रेलिया ओपन, ठीक है, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2020, पुरुष एकल भी इसमें लिखा है और महिला एकल भी मैंने लिखा है। कौन जीता और कौन हारा, किस कंट्री के ये लोग थे? ये क्वेश्चन आपके पेपर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होना चाहिए और आपको याद भी करना है। तो आपको एक बात याद रखना है कि जो पुरुष वर्ग का, पहले उस पर चर्चा करेंगे। ठीक है, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2020 जो हुआ था उस पर आप देखेंगे तो पुरुष एकल में क्या जीता था? कौन जीता था? नोवाक जोकोविच। ठीक है, जो कि सर्बिया के हैं। नोवाक जोकोविच जो कि सर्बिया के हैं, ये पुरुष एकल में जीते थे। तो उप विजेता कौन रहा था? यहाँ देखिए नाम लिखा मैंने, डोमिनिक थीम।
ऑस्ट्रिया के हैं, ठीक है। डोमिनिक थीम ऑस्ट्रिया के हैं। नाम इसको जल्दी जल्दी याद करते हैं, मेरे साथ आप लोग याद किया कीजिए, आपको ज़रूर याद हो जाएगा, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन 2020 पुरुष एकल में कौन जीता? तो नोवाक जोकोविच जीते, ठीक है। किस कंट्री के थे? सर्बिया के थे। हारा कौन था? डोमिनिक थीम हारे थे। ये किस कंट्री के थे? ऑस्ट्रिया कंट्री के थे। देखिए याद हो गया होगा, एक दो बार पढ़ेंगे याद हो जाएगा। महिला एकल में कौन जीता था? तो सोफिया कैनिन अमेरिका की हैं, गरबाइन स्पेन की हैं जो हारी हैं। इनका मैंने पूरा नाम नहीं लिखा है, ठीक है। तो सोफिया कैनिन अमेरिका की महिला वर्ग की हैं, ठीक है, और गरबाइन स्पेन की हैं, ठीक। जीता कौन था? सोफिया कैनिन जीती थी, हारा कौन था? गरबाइन, ठीक है। आइए आगे आप चर्चा करेंगे तो आपको एक चीज़ पता चलेगा। देखिए शांति का नोबल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है आपके पेपर के लिए। शांति का नोबल, साहित्य का नोबल, अर्थशास्त्र का नोबल, ये तीनों नोबल आपके पास क्वेश्चन में आते रहते हैं। उसी में मैंने ऐड किया आपके लिए शांति का नोबल। किसे दिया गया है? अबी अहमद अली, जो कि इथोपिया के प्रधानमंत्री हैं, ठीक है। नाम क्या है? अबी अहमद अली। अबी अहमद अली जो कि इथोपिया के प्रधानमंत्री हैं, उन्हें मिला है शांति का नोबल। किस कारण मिला? तो इन्होंने शत्रु देश, जो इरिट्रिया एक शत्रु देश है, उनसे समझौता कर लिया है, या कह सकते हैं शांति व्यवस्था इन्होंने कायम की है। इस वजह से इन्होंने एक अच्छा रोल अदा किया, तो इन्हें शांति का नोबल दिया गया है। नाम याद रखेंगे, अबी अहमद अली, ठीक है। आगे देखिए मैंने एक सूचकांक लिया हुआ है, जो कि आपको पता है कि ये सारी चीज़ें पूछी जाती है, तो मैं आपके लिए नोट करता रहता हूँ, ठीक है। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2020 में कौन पहले नंबर पे था, और सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि भारत किस क्रम पे था, ठीक है। तो पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में डेनमार्क जो था वो फर्स्ट नंबर पे था, ठीक है भैया। डेनमार्क फर्स्ट स्थान पे था, और भारत कौन से नंबर पे था? 168वें स्थान पे। ये क्वेश्चन आपको याद रखना है कि पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में डेनमार्क पहले नंबर पे था, और भारत का जो क्रम था वो 168वें नंबर पे था, ठीक है। आइए आगे लेते हैं। देखिएगा रायथू बंधु योजना, ये किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये हो जा रहा है, क्योंकि इसमें देखिए इसमें रबी और खरीफ की फसलों के लिए किसानों के लिए कुछ रुपए की मदद दी जाती है, ठीक है। पर एकड़ पे 8,000 रुपये का कुछ हेल्प किया जा रहा है, या कुछ प्रोसेस है, ठीक है। तो ये रायथू बंधु योजना किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया है, या किस राज्य सरकार की योजना है? तो आपके सामने लिखा है तेलंगाना, ठीक है। आपके सामने लिखा है तेलंगाना, ठीक है। आइए एक देखिए आपके सामने युद्धाभ्यास लिखा हुआ है, इंद्रधनुष 5 या इंद्रधनुष केवल याद रखेंगे। इंद्रधनुष 5 या इंद्रधनुष 2020 किन दो देशों के बीच में लड़ा गया, ठीक है, या किन दो देशों के बीच में इसका संयुक्त अभ्यास हुआ? तो भारत और इंग्लैंड, ठीक है। भारत और इंग्लैंड के मध्य ये युद्धाभ्यास हुआ, या कह सकते हैं सैन्य अभ्यास हुआ। इंद्रधनुष 5 किस जिले में हुआ? ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, जिला कहिए या फिर शहर कहिए। तो गाजियाबाद में हुआ, ठीक है। और ये इंद्रधनुष जो था वायुसेना का एक सैन्य अभ्यास था, ठीक है। आइए आगे देखिएगा आपके सामने है सॉरी आगे आपके पास एक सामने है कि क्वेश्चन में लिखा है मोबिल इंडिया ब्रांड एम्बेसडर कौन बना है, ठीक है। मोबिल इंडिया ब्रांड एम्बेसडर बने हुए हैं बजरंग पुनिया, जो कि पहलवान हैं, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है कि बजरंग पुनिया एक पहलवान है, और इन्होंने मोबिल इंडिया का इन्हें ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। एक देखिएगा उसी के नीचे लिखा ड्रीम 11, बहुत बार आपने सुना होगा, याद भी होगा। ड्रीम 11 आप लोग खेल भी रहे होंगे IPL के दौरान, और पैसे भी कमा रहे होंगे, ठीक है। ड्रीम 11 के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? MS धोनी, बहुत टाइम से हैं, अभी भी हैं, ठीक है। अब आते हैं, बात करते हैं थोड़ा और नीचे कुछ देशों की राजधानी और उनकी कंट्री की मुद्रा, बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाता है, इसीलिए लिखा गया, ठीक है। देखिए बुल्गारिया की राजधानी सोफिया, ठीक है, याद करिए। बुल्गारिया की राजधानी सोफिया, मुद्रा क्या है? लेव, ठीक है। डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन, मुद्रा क्या है? क्रोन, याद हो गया होगा। देखिए बुल्गारिया की राजधानी सोफिया, मुद्रा क्या है? लेव। बुल्गारिया की राजधानी सोफिया, मुद्रा क्या है? लेव। आते हैं बात करते हैं उसी के नीचे डेनमार्क, इसकी राजधानी कोपेनहेगन। डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन, मुद्रा क्या है? क्रोन, ठीक है। इस तरीके से 2-3 बार आप अगर बोलेंगे ना, अपने यहाँ पे याद हो जाएगा, ज़्यादा परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको पता है कि एग्ज़ाम का डेट भी थोड़ा सा आगे खिसक गया है, और भी अच्छा है, और अच्छे से पढ़िए।
और करंट अफेयर का टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है। मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि मैं आए दिन कुछ ऐसी वीडियोस देता रहूँगा जिसमें आपके करंट अफेयर का पर्याप्त वर्क हो जाएगा, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं रहेगी, ठीक है। फिर देखिए आपके सामने कॉफ़ी, कौन सा देश कॉफ़ी के उत्पादन में सबसे अधिक पहले नंबर पे है और भारत में कौन है, ठीक है। तो पूरे विश्व में अगर देखेंगे कॉफ़ी के मामले में तो ब्राज़ील आपको मिलेगा, और भारत में राज्य में देखेंगे तो कर्नाटक मिलेगा, ठीक है। ब्राज़ील, कर्नाटक, ध्यान रहेगा। कॉफ़ी के मामले में पूरे विश्व में कौन है तो ब्राज़ील है, और जब भारत के राज्यों की बात करेंगे तो कर्नाटक, ठीक है। ओके, आगे आप क्वेश्चन लेंगे चांदी के मामले में कौन पहले पे है। तो देखिए मैक्सिको, पूरे विश्व में मैक्सिको चांदी के मामले में सबसे आगे है, और राजस्थान भारत में है, ठीक है। और राज्यों के मामले में अगर आएंगे कि भारत में कौन सा राज्य चांदी के मामले में आगे है तो राजस्थान है, और विश्व में कौन है मैक्सिको है। और आगे देखेंगे मूंगफली का उत्पादन में कौन सबसे पहले नंबर पे है, तो आप देखेंगे चाइना सबसे नंबर 1 पे है, और राज्यों में कौन है गुजरात है, ठीक है। पहले नंबर पे कौन है मूंगफली में चीन है, और राज्यों में गुजरात। अब देखिए अगर मुझे फिर से देखना हो इन्हीं को, कॉफ़ी के मामले में कौन सबसे पहले है ब्राज़ील है, और जब राज्यों में आएंगे कर्नाटक मिलेगा। चांदी के मामले में कौन है तो मैक्सिको है, राज्यों के मामले में आएंगे तो आपके सामने राजस्थान मिलेगा। मूंगफली के मामले में आएंगे तो चाइना मिलेगा, और राज्यों के मामले में आएंगे गुजरात मिलेगा। उम्मीद करता हूँ ये समझ में आया। लेट मी वॉच, वेट 1 मिनट। ओके, वीडियो चल रही है, रुकी नहीं है, ठीक है। थोड़ी सी प्रॉब्लम है, रुक जाता है। तो ये हिस्सा हम लोगों ने कवर कर लिया। अब ये वाले हिस्से पे चर्चा करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी हिस्सा है, आपको ध्यान रखना जरूरी है। देखिएगा आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि IMF के मुख्य अर्थशास्त्री कौन है इस वक्त, ठीक है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के मुख्य अर्थशास्त्री कौन है, तो आपको उनका नाम याद रखना है, गीता गोपीनाथ, गीता गोपीनाथ, इनका नाम देखिए गीता गोपीनाथ। आगे आपसे पूछा जाएगा कि यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष मतलब पहली महिला, ठीक है। ये क्वेश्चन पूरा कुछ ऐसा बनेगा, पहली महिला, ठीक है। पहली महिला यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष, उनका नाम क्या है, तो नाम देखिए उनका कितना अच्छा है, उर्सुला वान डेर लेन। याद हो जाएगा, बिल्कुल याद हो जाएगा, उर्सुला वान डेर लेन, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आपको याद रखना है कि ये कह सकते हैं इनका क्वेश्चन क्या, यूरोपीय आयोग की पहली महिला अध्यक्ष बनी है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है कि मधुबनी पेंटिंग, ठीक है। इसमें देखिए 2 मैंने ऐड किया हुआ है जो GI टैग के रूप में है, ठीक है। तो मधुबनी पेंटिंग बोलिए या फिर मखाना बोलिए, ये मखाना अलग है, मधुबनी पेंटिंग अलग बात कर रहा है, ठीक है। इसके लिए GI टैग किसको दिया गया, तो यहाँ देखिए बिहार राज्य को दिया गया। इसमें जो आपको याद रखने वाली बात है वो है मधुबनी पेंटिंग, ठीक है। इसके लिए किस राज्य को GI टैग दिया गया, तो बिहार राज्य को दिया गया। आगे आपके पास है तौलिया रुमाल के लिए किसे दिया गया, तो ता से तौलिया, ता से तेलंगाना, ठीक है। तौलिया और रुमाल के लिए GI टैग दिया गया तेलंगाना राज्य को। ये भी आपके लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपको पता है कि कम से कम 2-3 क्वेश्चन आपको GI टैग से देखने को मिल सकते हैं। पिछली बार देखने को मिला था, तो इस बार भी हम संभावनाएं बना के चलेंगे। अब मैं आपके सामने 2 मूवियों का नाम रख रहा हूँ, उन 2 मूवियों में आपको ये देखना है कि उसके निर्देशक कौन है। देखिए जैसा कि आपको पता है कि छपाक मूवी बहुत चर्चा में थी, विवादों में बनी हुई थी, और दीपिका पादुकोण की ये मूवी है जो एसिड अटैक हो जाती है सारी चीज़ों का, उसको लेके ये स्टोरी है, ठीक है। तो छपाक मूवी के निर्देशक कौन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए बन जाता है। मेघना गुलजार, काफ़ी विरोध हुआ था इस मूवी का, तो आपको याद रखना जरूरी है कि मेघना गुलजार ने इसको निर्देशित किया था, डायरेक्ट किया था, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है सुपर 30, इसके निर्देशक कौन है, विकास बहल। आज भी याद रखिए सुपर 30 के कौन मतलब कि निर्देशक है, विकास बहल। आनंद सर के द्वारा ये सारी चीज़ें मूवी को बनाया गया, और मतलब कह सकते हैं कि बहुत ही अच्छे शिक्षक और बहुत ही अच्छे व्यक्तित्व, ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे कि इनमें कौन कौन सा महोत्सव और त्यौहार, यहाँ से भी आपके क्वेश्चन उठते हैं, उनको भी मैंने आपके सामने ऐड किया हुआ है। देखिएगा फूलदेई त्यौहार, ये किस राज्य सरकार ने सेलिब्रेट किया इस त्यौहार को, तो फूलदेई त्यौहार जो किस राज्य ने किया, उत्तराखंड। आपको पता है फूलों की घाटी जो है वो भी उत्तराखंड में ही है, ठीक है। आइए अब आपके सामने एक है उल्लू महोत्सव, ये किस राज्य ने सेलिब्रेट किया है। ऐसे बहुत सारे महोत्सव हैं जो आपको याद रखना जरूरी है, ठीक है। तो उल्लू महोत्सव किस राज्य ने सेलिब्रेट किया, वो है पुणे राज्य ने, ठीक है। ये 2 हो गए। अब आपके सामने क्या आ रहा है कि 2 चीज़ें इसमें देखिए, रोहतांग सुरंग, इसका नाम बदल दिया गया, आपको पहले भी पता, मैंने कई बार बताया भी है, ठीक है।
तो रोहतांग सुरंग अभी हाल ही में चर्चा में था, अभी देखा आपने प्रधानमंत्री मोदी जी ने उसका उद्घाटन किया है और बोला है उन्होंने कि अटल जी के सपनों को हम पूरा कर रहे हैं। तो देखिए रोहतांग सुरंग का नाम बदल दिया गया था बहुत पहले से, उसका नाम रखा गया था अटल सुरंग। ठीक है, अटल सुरंग रखा गया था। आपको दो बातें इसमें याद रखना है कि रोहतांग सुरंग कहाँ पे है, तो हिमाचल प्रदेश में है। इनका नाम बदल करके क्या रख दिया गया, तो अटल सुरंग रख दिया गया। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। मानव संसाधन विकास मंत्रालय, आपको पता होगा नई शिक्षा नीति आई उस दौरान ये बोला गया कि भाई मानव संसाधन विकास मंत्रालय इस नियम को क्या बना रहा है, उसका जब शिक्षा मंत्रालय से भी रिलेट करता है तो इसका नाम बदल देते हैं। तो इसका नाम बदल के इन्होंने क्या रख दिया, शिक्षा मंत्रालय रख दिया। अब मानव संसाधन विकास मंत्रालय नहीं कहा जाता है, उसे बोल दिया जाता है शिक्षा मंत्रालय। ठीक है, ओके। अब आपके सामने एक दो और, टिकटॉक के सीईओ कौन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है क्योंकि आपको पता है सबसे अधिक चर्चा का विषय और दुख का विषय यही बना हुआ था कि टिकटॉक को बैन कर दिया भारत ने। ठीक है, काफ़ी लोग रोए थे। आप में से भी कमेंट करके बता सकते हैं कितने लोगों को प्रॉब्लम हुई टिकटॉक की वजह से। ठीक है, फिलहाल टिकटॉक के सीईओ जो है आपको याद रखना है केविन मेयर, टिकटॉक के सीईओ केविन मेयर। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि भारत ने इसको बैन किया, बहुत ज़्यादा विरोध भी हुआ, कई ऐप्स को किया, लेकिन ये और था। आईएमएफ के प्रबंध निदेशक, आपसे पूछा जाएगा कि आईएमएफ के प्रबंध निदेशक का नाम क्या है, तो क्रिस्टलिना जॉर्जीवा, क्रिस्टलिना जॉर्जीवा बुल्गारिया की हैं। ठीक है, ये कौन है, आईएमएफ के प्रबंध निदेशक हैं। आपसे पूछा जा सकता है आईएमएफ के प्रबंध निदेशक। ठीक है, आईएमएफ की मुख्य अर्थशास्त्री गीता गोपीनाथ, आईएमएफ के प्रबंध निदेशक क्रिस्टलिना जॉर्जीवा बुल्गारिया। आगे बढ़ेंगे, फिक्की के अध्यक्ष कौन है इस वक्त, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे क्विक में पूछा जाता है। तो संगीता रेड्डी, कौन है भैया, संगीता रेड्डी फिक्की की अध्यक्षा हैं। ठीक है, आगे देखिए सीबीआई के निदेशक कौन है, सीबीआई के निदेशक कौन है, तो इनका भी नाम आपको याद रखना है, ऋषि कुमार शुक्ला। बहुत ही अच्छा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सीबीआई के निदेशक कौन है, तो आपको पता है ऋषि कुमार शुक्ला, फिक्की के संगीता रेड्डी और आईएमएफ के प्रबंध निदेशक क्रिस्टलिना जॉर्जीवा बुल्गारिया की हैं। ठीक है, आइए एक दो फैक्ट और हैं उन्हें देख लेते हैं। इंटरपोल का मुख्यालय और स्थापना कब हुई थी, 1923 में इंटरपोल की स्थापना की गई थी। ठीक है, और इसका मुख्यालय आपसे बहुत बार पेपर में पूछा जाता है, तो उनका नाम याद रखें, लियोन्स, फ्रांस में इसका मुख्यालय, लियोन्स फ्रांस में इसका मुख्यालय है इंटरपोल का। ठीक है, 1923 में स्थापना। लास्ट फैक्ट देखेंगे कि महिला T20 विश्व कप 2020 जो हुआ था वो कौन सी कंट्री जीती थी और कौन सी कंट्री हारी थी। ठीक है, तो ये जो हुआ था देखिएगा, इसका जो आयोजन हुआ था वो दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। ठीक है, महिला T20 विश्व कप का आयोजन जो हुआ था वो दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। ऑस्ट्रेलिया इसमें जीती थी और भारत इसमें उपविजेता था। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया इसको जीती थी और भारत इसमें उपविजेता था। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। काफ़ी अच्छे क्वेश्चनों को मैं कलेक्ट करके आपको देता हूँ। अगर ये सारी चीज़ें आपने तैयार की, आपको याद है, तो समझिए कि आपकी तैयारी करंट अफेयर को लेके बहुत ही अच्छा है। ठीक है, बहुत ही अच्छी तरीके से चल रही है। आगे मैं फिर आपके सामने ऐसी वीडियोस लेके आऊँगा। वीडियो कैसी लगी लाइक कमेंट करना मत भूलिएगा, शेयर ज़रूर करें और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी करिएगा। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।